हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं, ओनली लाठी चार्ज। हैदराबाद में पुलिस का माइक के जरिए ऐलान। रात 11 बजे के बाद लोग सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए। सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। शहर में अब फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं, ओनली लाठी चार्ज होगा। ये ऐलान पुलिस की जानिब से गश्ती गाड़ी में किया गया, जिस पर शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की गाड़ी से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि 11 बजे के बाद लोग सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए। अगर नजर आए तो मारा जाएगा, लाठी चार्ज की जाएगी। इस ऐलान के साथ ही शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जरूरी काम से घरों से बाहर निकलने वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में शहर में कत्ल और अक़दाम कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार की जा रही है और बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। तिजारती इदारे 10:30 बजे से 11 बजे रात तक बंद कर देने पुलिस की हिदायत। पुलिस ने तिजारती इदारों की इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो रोजाना 10:30 बजे रात से 11 बजे रात तक अपने इदारों को बंद कर दें। हालिया पुरतशद्दुद जराइम के वाक़यात के बाद रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जायजे के बाद पुलिस ने यह हिदायत जारी की है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सड़कों पर अजनबी अफराद को अपनी गाड़ियों पर ना बिठाएं और रात देर गए बगैर किसी वजह के शहर की सड़कों पर ना घूमें। पुलिस ने अवामी मुकामात पर शराब नोशी करने वालों को सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। पुलिस ने शहरियों से कहा है कि वो किसी भी किस्म के जुर्म की इत्तला 100 नंबर डायल करते हुए दें, पुलिस के साथ ताउन करें और कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर किए 44 IAS और IPS अफसरान के तबादले। एक हैरानकुन इक़दाम में तेलंगाना हुकूमत ने पीर 24 जून को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर GHMC रोनाल्ड राज समेत तेलंगाना में कई IAS और IPS अफसरान का तबादला किया। IAS रोनाल्ड राज का तबादला करके हुकूमत के महकमे तवानाई के सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड यानी HMWSSB के मैनेजिंग डायरेक्टर C सुदर्शन रेड्डी को भी तब्दील करके हुकूमत के सेक्रेटरी सर्विसेज एंड HRM के तौर पर तैनात किया गया। तबादले किए गए अफसरान में 4 मुस्लिम अफसरान मौजूद हैं, जिनको जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तज़ा अली रजवी को मुकर्रर किया गया है। सरफराज अहमद को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर HMDA, शेख यास्मीन बादशाह को डायरेक्टर हार्टिकल्चर मुकर्रर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी शादी कुबारी ने इन ओहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए। BRS रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार को पार्टी में शामिल करने से जीवन रेड्डी शदीद नाराज, सियासत छोड़कर ज़राअत कर लेने का इरादा। तेलंगाना के जगत्याल के BRS रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी में हलचल मच गई है। इस हल्के से कई मियाद तक असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी MLC के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मनसूबा रखते हैं। इस सिलसिले में वो अपने हामियों और पार्टी कारकुनों से बातचीत कर रहे हैं। BRS रुकन असेंबली डॉक्टर संजय इतवार की रात को कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे जीवन रेड्डी इस बात पर सख्त नाराज हैं कि इन्हें बताए बगैर डॉक्टर संजय कुमार को पार्टी में शामिल किया गया। इस मसले पर उन्होंने अपने हामियों से मुलाकात की और अपने सियासी मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर संजय के खिलाफ जीवन रेड्डी 2014 से जगत्याल हल्के से 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। दोनों ने 2023 का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें जीवन रेड्डी को शिकस्त हुई थी। इस पस मंजर में वो संजय को उनके इल्म में लाए बगैर कांग्रेस में शामिल करने पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट वेब आदि श्रीनिवास और कांग्रेस के दीगर कायदीन जीवन रेड्डी के मकान पहुंचकर इनसे मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का मशवरा दिया है। मालूम हुआ है कि जीवन रेड्डी ने अपने करीबी दोस्तों से तबसरा किया है कि उन्होंने 40 साल तक बाइज्जत तरीके से सियासत की है और पार्टी से इस्तीफा देकर ज़राअत का काम करेंगे। मेदक फिरकावाराना तशद्दुद के मुलजिमीन जेल से रिहा, चरलापल्ली जेल के बाहर मुलजिमीन का हुआ इस्तकबाल। तेलंगाना के मेदक टाउन के फिरकावाराना तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार सदर जिले BJP मेदक G श्रीनिवास के बशमूल 16 मुलजिमीन जेल से बाहर आ गए। इन तमाम को हैदराबाद के चरलापल्ली जेल में रखा गया था। गुज़िश्ता रात ये तमाम जेल से बाहर आ गए, जहाँ जेल के बाहर इन मुलजिमीन का BJP के लीडरों ने गुलाल डालकर इस्तकबाल किया। 3 दिन पहले जिले मजिस्ट्रेट मेदक शुमारा देवी ने जमानत मंजूर कर दी। वाज़ेह है कि 15 जून को BJP और दूसरी हिंदू तंजीमों की जानिब से मेदक टाउन में फिरकावाराना कशीदगी पैदा करते हुए ज़्यादा 10 मुसलमानों को शदीद जख्मी कर दिया गया, जो हैदराबाद के दवाखानों में ज़ेर इलाज है। मुसलमानों की 1 करोड़ से ज़ायद की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुरअमन मेदक के हालात अचानक इंतहाई संगीन हो गए थे। मेदक पुलिस ने मज़कूरा शरपसंदों को गिरफ्तार करते हुए इक़दाम क़त्ल 307 और 149, 143 RW के तहत संगीन मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया था। इन मुलजिमीन की हफ्ते को जिले मजिस्ट्रेट मेदक शुमारा देवी ने जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के अहकाम जारी किए हैं। इस मुकदमे की पैरवी M रघुनंदन राव MP और संतोष रेड्डी ने की थी।
तेलंगाना में इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के नतीजे में 63.86% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर वोकेशनल में 53.24% पास फीसद रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेकंड ईयर इंटर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में पास की शरह 43.77% और वोकेशनल सेक्शन में पास की शरह 51.12% रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में 2 साला हार्टिकल्चर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए दरख्वास्तों की तलबी। कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हार्टिकल्चर डिप्लोमा की सीटों को पूरा करने के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इस 2 साला कोर्स में 200 सीटें हैं। आदिलाबाद, करीमनगर, जिले रामगिरी किला, कोल्हापुर, सूर्यापेट, गुडीपल्ली में गोंता गोपाला रेड्डी और जिले महबूबाबाद के थरूर में विश्वधारा प्राइवेट अध्याना पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में 40 सीटें हैं। 10वीं जमात पास करने वाले या इंटरमीडिएट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र 31/12/2024 तक कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए। दरख्वास्तें 15 जुलाई तक कबूल की जाएंगी। दाखिला पॉलिसी 2024 में हासिल करदा रैंक या 10th क्लास में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर दिया जाएगा। मुकम्मल मालूमात फ़ोन नंबर 9652456779 या 833981 के जरिए हासिल की जा सकती है। तेलंगाना के भैंसा में मस्जिद पंजशाह के गुम्बद और मीनारों पर जाफरानी झंडे एडिट करके इंस्टाग्राम पर वायरल। खाती के खिलाफ 2 अलग अलग शिकायतें दर्ज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक आईडी जो भैंसावाला के नाम से, जिसके जरिए तेलंगाना के भैंसा शहर की मस्जिद पंजशाह मरकज के गुम्बद और 2 मीनारों पर जाफरानी परचमों को एडिट करते हुए जय श्री राम, भगवा झंडा और आग का इमोजी साथ में एडिट करते हुए वीडियो शेयर किया गया, जो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया। इसके इत्तला के साथ ही भैंसा के मुसलमानों में शदीद बेचैनी और गुस्से का माहौल पैदा हो गया, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर भैंसा एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। जबकि इस वाक़े के इत्तला पर फौरन मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया और जिले सदर मजलिस ने जिले निर्मल SP जानकी शर्मिला और भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS को फ़ोन पर बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए खाती के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जबकि इस ज़िम्मन में भैंसा मस्जिद पंजशाह कमेटी सदर अब्दुल वाहिद बनारसी और मेंबर अजहर अहमद खान ने शिकायत दर्ज करवाई। जबकि अलग एक और तहरीरी शिकायत मजलिस मुआविन रुकन बल्दिया अब्दुल इब्राहिम और मुस्लिम नौजवान की जानिब से भी दर्ज करवाई, जिस पर भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ने खाती के खिलाफ तहकीकात करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए कैफिर किरदार तक पहुंचाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नायलू के अलावा सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस, मोहम्मद शरीफ, साई किरण और दिगर मौजूद थे। जबकि इस वीडियो के वायरल होने पर भैंसा में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, जिस पर महकमे पुलिस की जानिब से शहर में तलाई गर्दी में शिद्दत पैदा करते हुए भैंसा शहर के हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। निर्मल अस्पताल में बरखी कटौती, फोन की रोशनी में इलाज। तेलंगाना के निर्मल गवर्नमेंट अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और डॉक्टर्स सेलफोन्स की रोशनी में इलाज करने पर मजबूर हो गए। मरीजों ने शिकायत की कि इतवार की सुबह से शाम तक वक्फे से बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा कि अगरचे के इमरजेंसी खदमात फराहम करने वाले ICU और बच्चों के शोबे में इन्वर्टर्स की मदद से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया, तहम जनरल वार्ड्स और दीगर शोबेजात में बिजली की सप्लाई मुतासिर होने से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि अस्पताल में बिजली की जरूरियात की तकमील के लिए जनरेटर लगाया गया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वाक़े पर मरीजों के साथ साथ मुकामी अफराद में भी बरहमी पाई जाती है। मुर्दा समझ लिया गया, जिंदा शख्स आखिरी रसूमात से पहले घर वापस। जिले वखाराबाद में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक खानदान अपने फर्द खानदान के आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहा था। अचानक खुशियां मनाने लगा। चूंकि जिसे मुर्दा समझ लिया गया था वो शख्स ऐन वक्त घर के करीब नमूदार हुआ। फिल्मी अंदाज के इस वाक़े के बाद बशीराबाद इलाके में खुशियां मनाई गई और सारा गाँव हैरत में डूब गया। बताया जाता है कि सेलफोन सारिक इस सारे वाक़े की असल वजह बन गया और 40 साला एलप्पा के अफराद खानदान ने मसरत का इजहार किया। विखाराबाद रेलवे पुलिस को कल एक सरकटी नाश बरामद हुई। तांडूर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया, जिसका सर धड़ से अलग हो गया और नाश की शनाख्त मुश्किल हो गई। रेलवे पुलिस को नाश के करीब से सेलफोन बरामद हुआ और इस फोन में मौजूद नंबरात से एलप्पा के अफराद खानदान को इत्तला दी गई। अफराद खानदान ने भी नाश की शनाख्त कर ली और नाश को घर ले गए। आखिरी रसूमात की तैयारी कर ली गई थी। घर के करीब मातम का माहौल था और नाश को उठाया जा रहा था कि अचानक मकान के सामने एक ऑटो रुका और इस ऑटो से एलप्पा बाहर आया। ये देखना था कि सारा गांव अफराद खानदान और रिश्तेदार हैरत का शिकार हो गए और जब एल्लप्पा ने सारा वाक़या बयान किया तो नाश को दोबारा रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। एल्लप्पा 3 दिन से लापता था। दरअसल एल्लप्पा तांडूर चला गया था और मजदूरी के बाद रात रेलवे स्टेशन में गुजार रहा था। गुज़िश्ता रोज़ एल्लप्पा हालत नींद में था कि इसका सेलफोन किसी ने सरखा कर लिया और सरखा करने वाला शख्स ट्रेन हादसे में हलाक हो गया। रेलवे पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश में बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत।
तेलंगाना की तरह आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत का वादा किया, जिस पर अमल अंदरून 1 महीना शुरू होगा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट एम प्रसाद रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी मंशूर में आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत का वादा किया गया था, जिस पर अमल में हुकूमत संजीदा है। उन्होंने कहा कि अंदरून 1 महीना वायदे पर अमल होगा। हुकूमत ने आरटीसी और महकमे ट्रांसपोर्ट से इस स्कीम पर अमल पर रिपोर्ट तलब की है। ओहदेदारों से इस्तफसार किया गया है कि मुफ्त सफर से आरटीसी पर किस कदर इजाफी बोझ आयद होगा। स्कीम पर अमल आवारी से पहले तेलंगाना और कर्नाटका में अमल आवारी का जायजा लिया जाएगा। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो मुफ्त सफर की स्कीम के रहनुमाना खतूत तय करें। लोकसभा इलेक्शन का असर रियल एस्टेट के कामों पर पड़ा। पहली छमाही में मुतवक्को कमी। रवा माली साल की पहली छमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान मुल्क के 9 बड़े शहरों में नए मकानात की मांग में 13% कमी का तखमीना लगाया गया है। रियल एस्टेट डेटा एनालिस्ट फर्म इक्विटी पोरब की रिपोर्ट में अप्रैल से जून के दौरान मुल्क के 9 बड़े शहरों में नए मकानात की तलब का तखमीना 57,331 यूनिट लगाया गया है। पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान यानी अप्रैल से जून तक की छमाही के दौरान नए मकानात की मांग का एदाद-ओ-शुमार 1,11,657 यूनिट्स था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है अप्रैल से जून छमाही के दौरान दिल्ली एनसीआर में नए मकानात की मांग पिछले साल के मुकाबले तकरीबन दुगनी हो गई है। दूसरी तरफ पुणे, हैदराबाद और कोलकाता में नए घरों की मांग में जबरदस्त कमी आई है। इक्विटी पूर्व की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून छमाही के दौरान नए मकानात की मांग में कमी की एक बड़ी वजह कुछ दिन पहले होने वाले लोकसभा इलेक्शन है। इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ने से रियल एस्टेट का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। खासतौर पर इस अरसे में तामीराती काम की रफ्तार में नुमाया कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह से नए मकानात की तलब खासी मुतासिर हुई। इस रिपोर्ट में शामिल शहरों में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का डेटा शामिल है। रिपोर्ट में दिए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 95% के इजाफे के साथ 11,118 नए मकानात की मांग होगी। पिछले साल ये तादाद 5,708 यूनिट्स थी। इसी तरह बेंगलुरु में भी नए मकानात की मांग में तकरीबन 21% इजाफा होने का अंदाजा लगाया गया है। बेंगलुरु में 2024-25 की पहली छमाही के दौरान नए मकानात के 14,297 यूनिट्स बनाए जाने का तखमीना लगाया गया है, जबकि पिछले साल ये तादाद 11,848 यूनिट्स थी। दूसरी तरफ पुणे में पिछले साल के मुकाबले इस साल 46% कमी का तखमीना लगाया गया है। पिछले साल अप्रैल से जून के दौरान पुणे में नए घरों के 29,261 यूनिट शुरू किए गए थे, जबकि इस साल पहली छमाही के दौरान ये तादाद 15,568 यूनिट्स होने का तखमीना है। इसी तरह हैदराबाद में भी नए मकानात की मांग 18,232 यूनिट्स के बजाय 36% कम होकर 11,603 यूनिट्स रहने का अंदाजा लगाया गया है। कोलकाता में नए मकानात की मांग भी 26% कम होकर 3,411 यूनिट्स रहने का इम्कान है, जो पिछले साल 4,617 यूनिट था। केरला का नाम बदलने से मुताल्लिक करारदाद रियासती असेंबली में मंजूर। अब मरकजी वजारत दाखिला की मोहर का इंतजार। हिंदुस्तानी रियासत केरला का नाम अब बदलने वाला है। केरला असेंबली ने 24 जून को इत्तफाक राय से इस सिलसिले में करारदाद पास किया। इसमें मरकजी हुकूमत से रियासत का नाम ऑफिशियल तौर पर बदलकर केरलम करने की गुजारिश की गई है। असेंबली ने दूसरी बार यह करारदाद पास किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने पहले इस करारदाद का तज्जिया किया था और कुछ तकनीकी तब्दीली का मशवरा दिया था, यानी दूसरी मरतबा यह करारदाद कुछ तब्दीली के साथ पास हुआ है। केरला असेंबली में करारदाद आज वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पेश किया। इसमें उन्होंने मरकज से हिंदुस्तानी आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल सभी जबानों में जुनूबी रियासत का नाम केरला से केरलम करने का मुतालबा किया। इस करारदाद को पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मलयालम में रियासत को केरलम कहा जाता है और मलयालम जबान वाले तबके के लिए मरबूत केरला बनाने का मुतालबा कौमी तहरीक आज़ादी के वक्त से ही जोरदार तरीके से उठ रहा था, लेकिन आइन के पहले शेड्यूल में हमारी रियासत का नाम केरला लिखा हुआ है। यह असेंबली मरकजी हुकूमत से गुजारिश करती है कि आइन के शेड्यूल के 3 के तहत इसका नाम बदलकर केरलम किया जाए। यह असेंबली आइन के 8वें शेड्यूल में मौजूद सभी जबानों में इसका नाम बदलकर केरलम करने की गुजारिश करती है। मुल्क भर में डायरिया रोको मुहिम शुरू। मुहिम 2 महीने तक चलेगी। मुल्क में डायरिया से होने वाली अमवात को रोकने के लिए स्टॉप डायरिया मुहिम शुरू की गई है। स्टॉप डायरिया मुहिम का मकसद बचपन में इस हाल की वजह से बच्चों की 0 अमवात का हदफ हासिल करना है। यह मुहिम 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। 2 महीने तक जारी रहने वाली इस मुहिम में लोगों को डायरिया से बचाव की तदाबीर से आगाह किया जाएगा। पीर को मुनक्किदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा, मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव मौजूद थे। पहली ही बारिश में राम मंदिर में टपकने लगा पानी। चीफ पुजारी का बड़ा दावा। राम जन्मभूमि मंदिर के चीफ पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने राम मंदिर के तामीराती काम को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने पहली बारिश में राम मंदिर की छत से पानी के टपकने की बात कही। राम मंदिर के चीफ पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से बात करते हुए कहा कि जुलाई 2025 तक तामीराती काम मुकम्मल होना नामुमकिन है, लेकिन अगर राम मंदिर की तामीराती सरगर्मियां जुलाई 2025 तक मुकम्मल होने की बात कही जा रही है तो मैं इसे मान लेता हूँ। उन्होंने राम मंदिर की तामीर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहाँ राम लल्ला बैठे हैं वहाँ
पहली ही बारिश में पानी टपकना शुरू हो गया है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। राम मंदिर के पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर को लेकर बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि ये 2024 है और एक साल बाद 2025 है। मंदिर की तामीर एक साल में मुकम्मल होना नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस जगह रामलला मौजूद है वहां से पहली बारिश में पानी टपकना शुरू हो गया है। इसके अलावा दूसरे मुकामात पर भी पानी टपक रहा है। उन्होंने इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। राम मंदिर के पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जो राम मंदिर बनाया गया है इससे पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसके ऊपर पानी में चूना है। उन्होंने कहा कि यह मसला बहुत बड़ा है, इस मसले को पहले ही हल किया जाए। मंदिर की तामीर के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये कहा जा रहा है कि मंदिर की तामीर का सारा काम 2025 में मुकम्मल हो जाएगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि अभी बहुत कुछ बनना बाकी है। आपको बताते चले कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के इफ्तिताह के ताल्लुक से बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। एक साल भी नहीं गुजरा जब राम मंदिर के पुरोहित ने कहा कि पहली ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा है। उन्होंने तहकीकात का भी मुतालबा किया है। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर ने शादी कर ली। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मेरी बेटी खुश है। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और उनके बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। इन दोनों ने रजिस्टर मैरिज कर ली। इस वक्त सोनाक्षी और ज़हीर के अरकान खानदान के अलावा कुछ करीबी अफराद भी मौजूद थे। शादी के मौके पर बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने नए जोड़े को दुआएं दी और कहा कि उनकी इकलौती बेटी शादी के बंधन में बंध गई। फिल्म अदाकार और दुल्हन के वालिद ने कहा कि हर बाप इस लम्हे का इंतजार करता है जब उसकी बेटी को उसकी पसंद के शख्स के हवाले किया जाए। मेरी बेटी ज़हीर के साथ सबसे ज्यादा खुश है। मेरे लिए ये अहम बात है और खुदा इनकी जोड़ी को सलामत रखे। सोनाक्षी और ज़हीर ने 23 जून को शाम मुंबई के बांद्रा में शादी की। राज्यसभा में जेपी नड्डा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए ऐवान के लीडर। पार्लियामेंट हाउस में 18वीं लोकसभा के पहले पार्लियामेंट सेशन में अरकान पार्लियामेंट ने पीर 24 जून को हलफ उठाया। इस दरमियान मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को राज्यसभा में ऐवान का लीडर बनाया गया। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सेशन की पहली मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनकी काबीना कौंसिल के अरकान के साथ ही दीगर 9 मुंतखब अरकान ने ऐवान के रुकन के तौर पर हलफ लिया। कारगुजार सदर यानी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ऐवान की कार्रवाई शुरू कराई और अरकान को हलफ दिलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में इख्तिताम पजीर लोकसभा इलेक्शन के बाद मुसलसल तीसरी बार इख्तिदार में लौटे हैं। वज़ीर आज़म मोदी और उनकी काबीना कौंसिल ने 9 जून को हलफ लिया था। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से मुंतखब हुए हैं। कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान का लीडर होने के नाते नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हलफ उठाया। इस दौरान बरसर इख्तिदार पार्टी के अरकान ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हलफ उठाते वक्त कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट अपनी सीटों पर आइन की कॉपियां लेकर खड़े थे। जब वज़ीर दाखिला अमित शाह हलफ लेने आए तब भी अपोजिशन के अरकान ने आइन की कॉपी अपने साथ में ले रखी थी। हालांकि इस दौरान वो अपने मुकाम पर बैठे हुए थे। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले भर्तृहरि महताब ने राष्ट्रपति भवन में ऐवान के रुकन और कायम मुकाम स्पीकर के तौर पर हलफ लिया। इन्हें सदर द्रौपदी मुर्मू ने हलफ दिलाया। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब के इंतखाब पर इत्तराज जाहिर किया है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि इस ओहदे पर इंतखाब के लिए इसके 8 बार के रुकने पार्लियामेंट के सुरेश को नजरअंदाज किया गया है। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के मालुगू सूबे में पीर को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद समंदर में बड़ी लहरें उठी। ये इत्तला मौसमियात और जियोफिजिक्स एजेंसी ने दी है। एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 4:55 यानी GMT 9:55 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज केपलाउन तानबर यानी तानबर जजीरे एजेंसी से 170 किलोमीटर शुमाल मगरब में और सतह से नीचे 153 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी ने कहा कि सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। ज़लज़ले से समंदर में बड़ी लहरें उठने का कोई इम्कान नहीं था। एजेंसी के ऑपरेशन यूनिट के सरबराह इस्माइल यूसुबानू ने सेनवा को बताया कि मालुकू की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि ज़लज़ले से होने वाले जानी माली नुकसान के बारे में कोई इब्तदाई मालूमात नहीं है। इंडोनेशिया ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आतिशफिशा फाल इलाकों में से एक है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जो ज़लज़ले से मुतासरा एक खुस्सास इलाका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।